हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मेरा नाम है अजय और आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का एक सब टॉपिक बच गया था, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। तो इसके साथ रिकॉर्डियन थ्योरी वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और आज मैं इसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा आपको कि किस तरह से हम इसको एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके निकाल सकते हैं और इसको कैसे पढ़ना होता है। सबसे पहले वर्ड आता है मार्जिनल। तो मार्जिनल का मतलब ऑलरेडी मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मार्जिनल वर्ड यहाँ भी आएगा, इसका मतलब होगा एडिशनल टोटल। पीछे टोटल जितना होगा उसमें ऐड होना, ये जैसे आपको आगे एग्जांपल दूंगा आप समझ जाओगे, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो इसी के ऊपर जो एक थ्योरी दी गई थी उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। अगर आपने मेरा चैप्टर प्रोडक्शन वाला और जो प्राइस इन मार्केट वाला चैप्टर ये दोनों देखे होंगे तो ये चैप्टर आप खुद ही कर लोगे, इसमें कुछ है ही नहीं बताने वाला। एक दो पॉइंट है वो आपको मैं बता दूंगा, कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं, और लास्ट में हम चैप्टर को कंक्लूड करेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हैं, बस, ठीक है। चलिए बेटा, आप सबसे पहले लिख लीजिए कि ये थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, किस बंदे ने दी थी, उसका नाम क्या था। ये एक क्लासिकल थ्योरी, एक पुरानी थ्योरी है। किसकी? फैक्टर प्राइसिंग की। फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है? जो प्राइसेस को कम ज़्यादा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वही होते हैं फैक्टर। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? लेबर है, लैंड है, ये मैंने आपको बताया थी सारी बातें। इसको सबसे पहले एडवोकेट दिया था जिसका एक जर्मन के इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, TH वॉन नाम के। तो उसने 1826 में ये थ्योरी दी थी। तो ये छोटा सा फैक्चुअल पॉइंट आपको याद रखना है कि इकोनॉमिस्ट कहाँ के थे, जर्मन के, इसका नाम क्या था, ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट सबसे पहले हम जानेंगे ये किस किस अजम्पशन के ऊपर काम करती है। अजम्पशन आपको मैंने पहले बोला था, माइक्रो में अजम्पशन इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने लास्ट से रिकॉर्डियन थ्योरी पढ़ा था उसमें भी कुछ एजम्पशन थे जिसके ऊपर काम करती है, ये भी वही है, लगभग सेम एजम्पशन हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये क्या क्या चीज़ें एज्यूम की थी कि इसके ऊपर ये थ्योरी वर्क करेगी। मैं सबसे पहला पॉइंट बताता हूँ, लिखिए साथ साथ आप। अजम्पशन पे बात कर लेते हैं पहले, इसके अजम्पशन क्या क्या हैं, ठीक है। अजम्पशंस क्या क्या हैं, मतलब किसके ऊपर ये थ्योरी काम करती है। सबसे पहला आपको याद रखना है, ये सेम आपका रिकॉर्डिंग तरह किस पे काम करती है। रिकॉर्डिंग में कुछ एजम्पशंस है और ये देखिए, इसका लिख लीजिए, इसका सबसे पहले लिखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। मैं आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा चुका हूँ, जिसमें क्या होता था, एक फैक्टर चेंज होता था उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन चेंज होता था। इसमें बाकी सब कांस्टेंट होता है, सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज होता है। ये लॉ ऑफ प्रोडक्शन में मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट भी इसका इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? ये एप्लीकेबल किसके होता है? ये एप्लीकेशन बोल सकते हो आप, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये आप आगे एग्जांपल में समझ जाओगे, डिमिनिशिंग रिटर्न। तो ये भी मैं आपको रिकॉर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उससे पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मतलब ये किस पे काम करता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है कि जिसमें प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होगा, हमेशा बढ़ेगा नहीं। स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा, उसके बाद कम होता इस पर ये काम करता है, ठीक है। लॉ ऑफ प्रोडक्शन में आप देख सकते हो जाके। तीसरा अजम्पशंस आपको याद रखना है, इसके अंदर क्या होना चाहिए? परफेक्ट मोबिलिटी होनी चाहिए। मोबिलिटी का मतलब क्या है? जो भी इसके फैक्टर हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गए, लेबर को लाना, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितने भी होंगे वो क्या होने चाहिए? वो उसके अंदर मूवेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो आगे पीछे से लाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो कहीं से भी हम आसानी से ला सकते हैं सब कुछ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका आप याद रखोगे, ये परफेक्ट कंपटीशन के में काम करता है। किसके अंदर? परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट है उसके ऊपर काम करता है। तो याद करिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के ऊपर काम करता है। मैंने आपको बताया था परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जिसके अंदर मैनी सेलर और मैनी बायर्स होते हैं, ठीक है। बायर भी मैनी होते हैं और सेलर भी मैनी होते हैं। इसके अंदर प्रोडक्ट कैसा होता है? होमोजीनियस होता है। कैसा होता है? होमोजीनियस।
मतलब एक सेम प्रोडक्ट के ऊपर होता है, और इसमें प्राइस भी आपको पता है कांस्टेंट होता है। इसमें प्राइस भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट के ऊपर आप मेरी मार्केट, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ पढ़ाई है तो इस पर फालतू का टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। आप मेरे सारे लॉ ऑफ प्रोडक्शन का चैप्टर देखोगे, जब मैंने आपको प्रोडक्शन पढ़ाया था उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मार्केट बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट का बात होती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो फैक्टर हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, मतलब फैक्टर को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, एक की जगह दूसरे को रिप्लेस किया जा सकता है, बट एक को कांस्टेंट रखना, एक वेरी करेगा, बाकी सब कांस्टेंट होंगे। नेक्स्ट 6 पॉइंट लिखिए। इसके अंदर क्या होता है, ये रैशनल बिहेवियर होता है। मतलब हम ये मान के चलते हैं जो भी लोग सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो क्या है, रैशनल बिहेवियर उनका। रैशनल मतलब क्या होता है, जो आपके लॉ ऑफ फैक्टर, लॉ ऑफ डिमांड, इन सब पे प्रॉपर काम करते हैं। जैसे प्राइस बढ़ेगा, चीज़ों की क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि महंगी होगी चीज़ें, कम लोगे। लेकिन इसके उल्टा काम करोगे, प्राइस बढ़ेगा, चीज़ें भी ज़्यादा लोगे, तो वो इरेशनल बिहेवियर हो जाएगा। तो ये याद रखना है, कैसा होता है, रेशनल बिहेवियर होता है। कैसा होता है, रैशनल बिहेवियर होता है। चलिए, ये 6 पॉइंट है, आगे भी 1-2 पॉइंट देखता हूँ, इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ आपको, लिखिए। इस पे एक लिख लीजिए, इफ़ वन फैक्टर इंक्रीज, अगर एक फैक्टर को आप इंक्रीज करते हो, एक फैक्टर को इंक्रीज करते हो, तो दूसरा फैक्टर डिक्रीज होना चाहिए। अदर फैक्टर शुड बी डिक्रीज। तो मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या आपको याद रखना है। ठीक है, लास्ट में कंक्लूड करेंगे हम इस टॉपिक को भी। तो एक फैक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो, बाकी थ्योरी बोलती क्या है अभी आप समझ जाओगे। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़े फैक्चुअल पॉइंट बता रहा हूँ। ये सारे पॉइंट आपने पढ़े हुए हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या था, पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या था, पढ़ा हुआ है। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट मोबिलिटी सब पता है आपको, परफेक्ट कंपटीशन पता है। फैक्टर कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, ये मैंने आपको समझा दिया। रेशनल बिहेवियर क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। इसमें अगर एक फैक्टर, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मान लीजिए आपने इसके अंदर लैंड जो इसका फैक्टर था प्रोडक्शन का, उसको इंक्रीज करा, तो लेबर क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। भाई अगर सब कुछ बढ़ाते जाओगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये 22 वर्षा होते हैं, उल्टा काम करते हैं। एक फैक्टर बढ़ाओगे, दूसरा फैक्टर आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ थोड़ा सा, कि बेसिकली लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है क्या है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का देखो क्या इसने लॉ क्या दिया था, इसका जो मतलब है देखिए, मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें मान लीजिए आपने पहले लेबर काम पे रखी, आपका कोई छोटा सा बिजनेस था, आपने लेबर रखी काम पे। पहले आपने 3 लेबर लगाई, मतलब 3 आदमी लगाए। इसके 3 लगाने से जो इन 3 ने प्रोडक्शन किया, इन 3 ने जो चीज़ें बनाई, आपकी चीज़ें कुछ भी हो सकता है चॉकलेट की फैक्ट्री या टॉफ़ी किसी की हो सकती है। मान लीजिए इसने 100 चॉकलेट बना दिए, इसने क्या किया, 100 चॉकलेट बना दिए। अब आपने देखा कि यार मेरे को तो चॉकलेट में काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों ना मैं चॉकलेट ज़्यादा बनाऊं। तो अब एक ही बंदे से तो इतना काम जितना था वो दे रहा है। अब आपने क्या किया, आपने सोचा चलो एक आदमी मैं बढ़ाता हूँ। आपने फैक्टर चेंज करा, एक फैक्टर इंक्रीज़ करा, +1। इससे हुआ क्या कि आपकी प्रोडक्शन कितनी होगी, 200 टाइम्स होगी, मतलब 200 चॉकलेट बनना शुरू हो गई। अब आपने देखा कि यार एक ही बंदा बढ़ाने से मेरा काम ज़्यादा हो गया, क्योंकि हो सकता है इस एक से आने से काम पहले से भी कम हो, तो अलग अलग केसेस बनेंगे। आपको मैं समझाना चाहता हूँ मार्जिनल क्या होता है प्रोडक्शन में। तो एक लेबर बढ़ाने से आपका कितना प्रोडक्शन बढ़ा, आपको पूछेगा कि मार्जिनल कितना हुआ, तो मार्जिनल हो गया आपका 100। इसका मतलब एक लेबर के ऊपर किसी एक फैक्टर हमेशा सेम होगा, एक ही फैक्टर पे बात होगी। ठीक है, सेम फैक्टर कम ज़्यादा होने से, तो एक फैक्टर लेबर बढ़ाने से आपका 100 का मार्जिनल हुआ। तो यही थ्योरी बताती है कि मार्जिनल किस प्रकार होता है, लेबर से कम ज़्यादा होने से। आपको याद रखना है कि मार्जिनल का रेट क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है। पहले इंक्रीज होगा, फिर ये डिक्रीज। अब ऐसा थोड़ी होगा कि आप लेबर बढ़ाते जाओ 1000 लेबर कर दी, बाद में पता चला कि चॉकलेट इतने ज़्यादा बन गए कि लोग बीच में काम भी नहीं कर रहे, ना ही आपके वो आगे सेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको घाटे में चले जाओगे। तो वो कहाँ तक आपको लेबर बढ़ानी है, ये है थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की।
कि लेबर कितनी बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है, कैसे आप काम करोगे। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मार्जिनल का मतलब यही है कि टोटल में कितना ऐड करते हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था लॉ ऑफ प्रोडक्शन के अंदर भी। तो मार्जिनल मतलब टोटल में, देखो टोटल पहले 100 होता, अब 200, तो कितना मार्जिन आया 100 का। इसका मतलब मार्जिनल कितना आया 100 का, एक लेबर बढ़ने से, ठीक है, एक लेबर बढ़ने से। तो ये छोटा सा लॉ बोलता है कि मार्जिनल कब तक आपको लेबर या कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना है। लेबर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, कुछ भी एक ले लो। तो कितना बढ़ाना है, कब तक आपको प्रॉफिट होगा तब तक बढ़ाते जाना है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आएगी। मतलब आप लेबर बढ़ा रहे हो और आपका फ़ायदा कम होता इतना कम हो गया कि क्योंकि लेबर को सैलरी देनी पड़ेगी ना, इतना ऐसी कंडीशन आ गई कि वहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? जब नीचे चला जाएगा तो आप लेबर को बंद कर दोगे। यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आएगी, वहाँ पे आप एक्स्ट्रा लेबर को काम पे नहीं रखोगे, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैंने अभी तक इतनी सी बात बताई है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी किसके लिए बनी थी। तो आपको याद रखना है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि टोटल में कुछ ऐड होना, टोटल में कुछ ऐड होना, उसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने ये सीखा कि हमें लेबर कब तक बढ़ानी है। ये आपको मैं अभी एग्जांपल देने वाला हूँ कब तक लेबर बढ़ानी है आपको। अब आपको इन टर्म्स ऑफ अगर मनी निकालना हो, अगर आप प्रोडक्शन को मनी के अकॉर्डिंग निकालना हो, जैसे आपने चॉकलेट का बिजनेस कर रहे थे, तो आपको देखना कि इन टर्म्स ऑफ पैसों में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो वो लिख लो, आगे लिख लो हाउ टू फाइंड चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं। हाउ टू फाइंड मार्जिनल प्रोडक्ट वैल्यू। जो चीज़ें बड़ी हैं उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी में कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मनी के टर्म में कैसे निकालते हैं? तो कॉमन सी बात आप निकाल सकते हो, देखो आप खुद भी निकाल लोगे, कुछ नहीं करना होता आपको लिखना वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। कोई आपको पूछे मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू बताओ, कितनी उसकी कीमत है पैसों में। मार्जिनल मतलब जो प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हुआ वो कितने पैसों में, क्योंकि पैसों के हिसाब से बिजनेस होता है, जितने पैसे बच रहे हैं उतना ही आप मार्जिनल प्रोडक्ट को बनाओगे। इसमें मान लीजिए पहले आपने क्या किया, आपने 5 चॉकलेट एक्स्ट्रा बना दिए, ठीक है, एडिशनल आपने कितने किए, मार्जिनल प्रोडक्ट आया आपका 5, मतलब 5 आपने प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बना दिए, ठीक है। अब हर प्रोडक्ट का प्राइस मान लीजिए 10 रुपये है, कितना है 10 रुपये, तो बस वैल्यू निकल गई, कुछ नहीं करना होता। मार्जिनल प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना होता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अपने आप आंसर आता है, कितना आया 50। अगर मुझे पैसों के टर्म में निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब चीज़ें जो बड़ी हैं वो कितनी हैं, मल्टीप्लाई उन चीज़ों का प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कितना है, बस उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल आ जाए। जैसे मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो 20 था और उसका प्राइस है 40 रुपये, बताइए वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपने देखा 20 रुपये प्राइस था, 20 चीज़ें मान लो बड़ी हैं, तो 20 मल्टीप्लाई 20 कर दो 200 उसका प्राइस होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट का वैल्यू होगी उसकी। तो ये आप निकाल सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई होप यहाँ तक आप समझ पाएंगे। देखो मार्जिनल प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, मार्जिनल मैंने आपको बताया था, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मतलब कितना फ़ायदा हो रहा है, रेवेन्यू मतलब कितना प्रॉफिट गेन कर रहे हो, तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट भी इसी का नाम होता है, ठीक है। ये आप सीख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली ये चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले ही चीज़ें सारी बताई हुई हैं, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर आपको प्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा हो, मार्केट वाला पढ़ा हो, तो आपको सब कुछ अपने आप सारी बातें समझ आएंगी। चलिए अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हैं ये थ्योरी बोलती क्या है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए अभी कि ये थ्योरी कहती क्या है, ये थ्योरी हमें क्या सिखाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। एक तो आपको अजम्पशन पता होना चाहिए, इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको जैसे इसको क्लास को मैं कंक्लूड करूँगा आप सीख जाओगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव में यही है कि आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आती, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बस वही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, उसके बाद मैं इसके पॉइंट लिखवाता हूँ जो आपको याद रखने हैं, वो इसी एग्जाम्पल से हम निकालेंगे। मान लीजिए आपने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करा था,
कैपिटल कुछ भी हो सकता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट पैसों में हो सकता है, कुछ आपने मशीन्स वगैरह लगा दी। मान लीजिए आपने 10 नई मशीन लाई थी, पहले आपकी 10 मशीनें आपकी फैक्ट्री में काम कर रही थी, ये 10 मशीनें आपका चॉकलेट बना रही थी, मान लीजिए 10,000 चॉकलेट बना रही थी, इतना प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, प्रोडक्शन कितना हो रहा था, छोटी सी थ्योरी है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, आपको अपने आप बातें समझ आएंगी, चीज़ों को लॉजिकली सीखने की कोशिश करना, आप आंसर दे सकते हो। मैंने बोला था इस पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल काम करता है, इसका मतलब एक ही फैक्टर के चेंज होने से आप निकाल रहे हो, बाकी वाले कांस्टेंट होते हैं, यही होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जब एक फैक्टर वेरी कर रहा हो बाकी वाले कांस्टेंट हो। अब आपने क्या किया, आपने देखा यार मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 चॉकलेट बना रहा हूँ, मेरे को कुछ प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है कि मार्जिनल वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक चॉकलेट का प्राइस मैं बता रहा हूँ, एक चॉकलेट का, वो है आपका 5 रुपये। तो आपने देखा कि मेरा 10,000 को 5 से किया तो 50,000 का पैसे कमा रहा हूँ, इसमें मेरा फ़ायदा कितना हो रहा है वो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कॉस्ट कितनी लगी है, कि अब ऊपर कितना आ रहा है। तो कॉस्ट में सब कुछ आ जाएगा, मैं लेबर को कितना दे रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट कितने यूज़ हो रहे हैं, मटेरियल कितना लग रहा है। ठीक है, अब मैंने देखा कि यार मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी जब मैंने वैल्यू निकाली, अभी मैंने आपको सिखाया, अभी मैंने जस्ट आपको पीछे सिखाया कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट लिख लेना इसको। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलती है कि मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, आपने देखा कि इस 10 मशीन ने मार्जिनल प्रोडक्ट कितना एक्स्ट्रा ऐड किया, 10 मशीनें ऐड होने से 10,000, और प्राइस क्या है उसका 5, इसका मतलब 50,000 का मैं वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कर रहा था, इतने का प्रोडक्शन हो रहा था मेरे पास। नाउ एक चीज़ को ध्यान से सीखना कि ये मेरा था, इसी से मुझे पता चला कि मेरे को फ़ायदा कितना हो रहा है। अब मैंने कास्ट, मार्जिनल कास्ट जो बनाने में चीज़ों पे खर्चा है, मान लीजिए वो 30,000 आ रहा था, तो मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो रहा था। जब तक प्रॉफिट है तो आप लोगों को लगेगा कि मैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाता हूँ, क्या करोगे आप, आपने बोला कि भाई मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, इसी प्रॉफिट से आपने एक मशीन लेके आए, नहीं एक और, तो मशीनें होगी अभी 11, यही हुई। अब इस एक मशीन आई, थोड़ा काम भी ज़्यादा होगा, ठीक है, थोड़ा काम भी ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए आपने क्या किया, 12,000 का प्रोडक्शन चॉकलेट बना दी, सॉरी 12,000 चॉकलेट बना दिए, 12,000 चॉकलेट बना दिए। अब मैं बोलूँ इसका वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, आप पूरा लिख लेना इसको। ठीक है, चल मैं पूरा लिख देता हूँ क्योंकि ये नोट्स आपको मिल जाएंगे सीधे सीधे। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है वैल्यू आपसे। तो आपने देखा कि मार्जिनल कितना है आपका, ठीक है, मार्जिनल कितना है आपका, तो आपने देखा कि मार्जिनल आया मेरा 1200 का, नहीं 2000, ठीक है 2000 का, क्योंकि 2000 एक्स्ट्रा है ना, यही तो मार्जिन होता है। कितना आया, 2000 का, और हर एक का प्राइस था मान लीजिए 5 रुपये, तो कितना हुआ आपके पास, 5 × 10 मतलब 10,000। एक मशीन आने से आपका प्रोडक्शन 10,000 का बढ़ गया। अब एक मशीन के खर्चे और लेबर जो भी होगा कम ज़्यादा करके जो भी आए, तो हो सकता मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मैंने क्या किया, एक लेबर लगाया, मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मुझे 10,000 में प्रोडक्शन, तो 10,000 की चीज़ें मैंने और एक्स्ट्रा बनाई। अब इसी में मुझे मान लो मार्जिनल कास्ट जो आई थी वो आई थी 6,000, फिर भी मुझे 4,000 बच गया। तो कौन नहीं चाहेगा कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, लेकिन एक कंडीशन होगी, ऐसा थोड़ी कि आप लोग मशीनें बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते, आपको फ़ायदा होता जाएगा। क्योंकि ये थ्योरी किस पे काम करती है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न के ऊपर काम करती है। डिमिनिशिंग मतलब कम होता है इसमें मार्जिनल, हमेशा मार्जिनल 120 2,000 का नहीं आएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। भाई मशीनें पुरानी भी तो होती जाएंगी, लोगों के ऊपर, मशीनों के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चे भी तो आएंगे, तो हर बार प्रॉफिट नहीं होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आपको उस स्टेज तक चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जाना जब तक प्रॉफिट होता जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ तक एक बात तो सीखे कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल में फैक्टर ऐड करने से कितना प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हुआ, डेट इज़ कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, और इसी मार्जिनल प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी आई थी उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग कब कब तक क्या क्या करना है, कब तक मुझे लेबर को बढ़ाना है, जो कोई भी फैक्टर को बढ़ाना है, कितना प्रॉफिट होगा, मार्जिनल और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको सब कुछ अभी एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है, तो कंक्लूज, अब थोड़ा सा इसको कंक्लूड करते हैं। यहाँ से मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इसको नोट करके लिखते जाना कि कब तक ये बढ़ेगा,
क्योंकि एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जितना आपका खर्चा हुआ उतना ही आपको पैसों का प्रोडक्शन मिला। इट मीन्स कि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन आ गई। अब इसके आगे अगर आप बढ़ाओगे तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आगे आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे यू विल गेट लॉस। क्यों? क्योंकि अब इन सब के ऊपर और भी खर्चे आएंगे ना, तो मार्जिनल कास्ट मतलब बनाने के ऊपर कितना खर्चा, कोई भी चीज़ मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा चीज़ बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, वो भी उतनी लग रही है जितना आप प्रॉफिट कमा रहे हो। तो दोनों में नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, तो क्यों काम करोगे आप? उस कंडीशन में आपके आगे लेबर कोई भी फैक्टर को बढ़ाना स्टॉप करोगे और उसी के नीचे आप करना स्टार्ट करोगे, भाई ज़्यादा लेबर नहीं रखनी, लेबर कम करो क्योंकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो यही होती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। चलिए इसके मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, आपको वो साथ साथ नोट डाउन करने हैं पॉइंट। चलो इसको मैं आपको पहले ग्राफ के थ्रू समझा देता हूँ, फिर आपको इसके पॉइंट भी बताता हूँ। चलिए ग्राफ के थ्रू एक बार इसके पॉइंट समझ लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाइए इसका। देखो मार्जिनल प्रोडक्ट आप पहले ही समझ चुके हो, मैंने आपको प्रोडक्शन में बढ़ा दिया था ग्राफ। यहाँ पे मान लीजिए आप लेबर को इंक्रीज़ कर रहे हो, लेबर को इंक्रीज़ कर रहे हो, तो आपको भी ये भी पता है कि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है, तो प्राइस तो सेम रहेगा क्योंकि प्राइस कम ज़्यादा नहीं कर सकते, मार्केट में सब कुछ सही है, सेम है। प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट के भी बराबर रहेगा, एवरेज कॉस्ट के। चलिए प्राइस की याद रखिए कि आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम होता है क्योंकि चीज़ें होमोजीनियस होती हैं। इससे लिख लीजिए कि प्रोडक्शन कितना इंक्रीज़ हो रहा है। पहली बार आपने मान लीजिए एक लेबर बढ़ाई तो प्रोडक्शन यहाँ तक आ गया, मतलब इतना प्रोडक्शन बढ़ गया मान लीजिए। दूसरी लेबर बढ़ाई तो प्रोडक्शन हर बार उतना नहीं बढ़ेगा, कम होता जाएगा। मैं इसको उसमें पॉइंट में नहीं लेके आ रहा हूँ आपको। तीसरी बार आपने बढ़ाई यहाँ तक आ गया, फिर लेबर एक और बढ़ाई तो यहाँ पे अब यहाँ तक आ गया, मतलब आपकी जो प्राइस खर्चे हो रहे थे, जितने खर्चे हो रहे थे उतना ही आपका क्या आया, मार्जिनल आया, उतनी चीज़ें बढ़ी हैं। अब इसके बाद अगर लेबर बढ़ाओगे तो नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। और यही तो मैंने आपको पढ़ाया है कि ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये होती है, वो कैसी होती है, मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब जिस पे प्रॉफिट हो रहा था, रेवेन्यू प्रोडक्ट है या मार्जिनल प्रोडक्ट ही बोल सकते हो। वो कैसी होती है, वो किस पे काम करती है, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या प्रोडक्ट पे काम करती है, मतलब कम होती जाएगी। पहली बार देखो प्रोडक्शन आपको मार्जिन ज़्यादा मिला, आप एक बार मेरा यही कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन में देखना तो आपको समझ आ जाएगा कि रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कैसे काम करते हैं। ठीक है, बट आपको यहाँ से ये पढ़ना था इस पॉइंट पे। यहाँ पे आपका क्या हुआ, इस पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट, पूरा लिख देता हूँ, मार्जिनल कॉस्ट मतलब जितने आपके खर्चे हुए वो बराबर आ जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट कास्ट। मतलब जितने आपने खर्चे किए उतना ही आपको प्रोडक्ट पे जो बना उसका आया, तो दोनों में नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो यही तो था इक्विलिब्रियम पॉइंट। मैंने आपको मार्केट के अंदर भी ये पॉइंट बताया था। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, जब आपका मार्जिनल कास्ट मार्जिनल प्रोडक्ट की कास्ट के बराबर आ जाए, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है। अब इसके बाद आप लेबर बढ़ाओगे तो आप घाटे में चले जाओगे क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में काम करता है, कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़े से पॉइंट बताता हूँ कि आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। देखो मैंने पॉइंट पहले ही यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पे पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉइंट। चलिए यहाँ पे आपको कंक्लूजन याद रखने ये पॉइंट। सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड, जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें लेबर कैपिटल कुछ भी एक चीज़ को आप बढ़ा रहे थे, वो आप एम्प्लॉयड करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। कब तक, कब तक, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो, डिक्रीज होता होता डिक्रीज ना हो। और कब तक, जब तक इक्वल ना आ जाए, इक्वल टू द प्राइस। मतलब जितने आपके खर्चे हुए, जैसे मार्जिनल कॉस्ट के, मतलब जितने आपके खर्चे करे जब तक इतना आपको घाटा ना पड़ना स्टार्ट हो जाए। मतलब 100 रुपीज़ आपने खर्चा करा और 100 ही आपकी चीज़ें बनी 100 की, तो फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ ना। उस पॉइंट तक आप क्या करोगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉयड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो कि जब तक प्रॉफिट हो रहा है तब तक लेबर बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाइए और प्रॉफिट कमाइए। जैसे जैसे ये कंडीशन ऐसी आएगी जब आपने जितना लेबर को इनकम देनी पड़ेगी, सैलरी, मशीनें ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेंगी, उस पर खर्चे आएंगे। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जितने आपके खर्चे हो रहे उतना ही आपको फ़ायदा हो रहा है, तो इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आएगी। उसी पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो तब तक आप एम्प्लॉयड बढ़ा सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है
कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड टिल कब तक, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू द प्राइस ना आ जाए या ग्रेटर लेस ऐसे लिख देगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ एन इनपुट इज एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस बाय द एडिशनल यूनिट ऑफ दैट इनपुट। ये तो आपने समझ लिया कि एक जब मैं एक्स्ट्रा इनपुट देता हूँ, फैक्टर बढ़ाता हूँ, लेबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको बढ़ाने से जो चीज़ें एक्स्ट्रा आई उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन। ये तो आपने पढ़ भी लिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द लेबर एम्प्लॉयड इंक्रीज टिल द मार्जिनल रेवेन्यू हायर देन द वेजेस गिवन टू द लेबर। बोल रहा है कि यही पॉइंट जो पहले मैंने आपको समझा दिया, जो लेबर एम्प्लॉयड कर रहे थे वो तब तक इंक्रीज़ की जाएगी जब तक मार्जिनल रेवेन्यू जो है, मार्जिनल मतलब जो आप प्रॉफिट कमा रहे थे, रेवेन्यू मतलब जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आपका लेबर को देने जितना खर्चा दे रहे थे उससे हायर रहे। भाई कॉमन सी बात है, आप तब तक काम करोगे, आपकी कंपनी तब तक चलेगी जब तक आप प्रॉफिट कमा रहे हो। अब जितना खर्चे आप लेबर को दे रहे हो उतने ही आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो आप फैक्ट्री क्यों चलाओगे, नहीं चलाओगे ना। ये कॉमन है क्वेश्चन, जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप कॉमन सेंस यूज़ करना, क्वेश्चन निकल जाएगा। भाई लेबर मैं तब तक इंक्रीज़ करूँगा जब तक मेरा रेवेन्यू क्या होगा, जो खर्चे मुझे वेजेस देना लेबर को उससे हाई रहेगा। और ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, मार्जिनल कास्ट जब मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर आती है, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, और इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट के बाद आप लोग लेबर इंक्रीज़ नहीं करोगे, लेबर या कैपिटल या कुछ भी, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कम ज़्यादा करना, ठीक है। इक्विलिब्रियम आपको पॉइंट समझ आ गया, कब, जब आपके नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। दूसरा ये बोल सकते हैं जब मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू किसके बराबर जाती है, कॉस्ट ऑफ, और मार्जिनल कॉस्ट के बराबर, मतलब जो चीज़ों को बनाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा आया था, ठीक है। अब ये भी हो सकता है, देखिए बोलेगा कि अगर यहाँ पे ये बोल देगा इफ मार्जिनल रेवेन्यू REVNU रेवेन्यू ग्रेटर देन प्राइस या मार्जिनल कॉस्ट के, तो इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आप बोलोगे प्रॉफिट होगा। कॉमन सेंस यूज़ करो थोड़ी सी, कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, जो चीज़ें एक्स्ट्रा बनी उसका कितना प्रॉफिट हुआ, और प्राइस मतलब जो आपने खर्चे कितने करे उससे ज़्यादा होगा तभी तो प्रॉफिट हो जाएगा। एक कंडीशन ये है, दूसरी ये भी हो सकती थी, इफ़ मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट, जब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट बोल सकते हो, इसके आगे प्रोडक्ट लिख सकते हो, आप लिख लो यहाँ पे प्रोडक्ट, ये क्या हो, लेस देन हो जाए प्राइस के या मार्जिनल कॉस्ट के, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। ये कॉमन सी बात है भाई, ये कॉमन सी बात है, ठीक है। अब आपको इंपॉर्टेंट मैं कंक्लूड कर रहा हूँ चैप्टर को। देखो मैंने टेबल बना के नहीं सिखाया, क्योंकि टेबल से आपको पेपर में टेबल नहीं बनाना है। अगर टेबल देखना है तो मेरा प्रोडक्शन वाला टेबल देख लेना, उसमें आपको मार्जिनल का समझ आ जाएगा क्या है उसमें, ठीक है। अब मैं चैप्टर को कंक्लूड कर रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखो, मार्जिनल का मतलब याद रखना है, कोई भी एडिशनल ऐड होना टोटल, और आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सीधा दिमाग में आ जाएगा कि ऐड कब होता है, जब मैं एक्स्ट्रा चीज़ों में इनपुट देता हूँ, उस इनपुट की वजह से कितना आउटपुट आया एक्स्ट्रा, वही होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। किसने दिया, एक, दूसरा यहाँ पे ये याद रखने वाले पॉइंट है सबसे पहले कि ये किस पे काम करता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल पे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब एक फैक्टर को चेंज करते हो बाकी कांस्टेंट होते हैं, राइट। दूसरा आपको याद रखना है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पे काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर काम होता है, ये मैंने आपको बता दिया, और जिसमें होमोजेनियस वगैरह परफेक्ट कंपटीशन आप पढ़ सकते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेशनल बिहेवियर हाँ पूछ सकता है कि बताइए कि रैशनल बिहेवियर होना चाहिए कि इरेशनल बिहेवियर होना चाहिए। अगर आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग देखो तो आंसर होगा रैशनल होना चाहिए। हर चीज़ में रैशनल ही होना चाहिए, इरेशनल तो कोई फैक्टर बनता ही नहीं है, ठीक है। अगर एक फैक्टर बढ़ाओगे दूसरा डेफिनेटली कम होगा। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट। ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जब कोई लेबर, एक्स्ट्रा लेबर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, कोई भी एक फैक्टर, ठीक है, कोई भी एक फैक्टर जब ऐड करने से उसके बदले में एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आता है, वही होता है मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया। ये आप याद कर लेना, वैल्यू ये याद कर लेना, मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब जो आपका प्रोडक्ट बढ़ा उसकी कीमत कैसे निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी में। तो आपको याद करना है कि प्रोडक्शन मार्जिन कितना हो रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ें कितनी आ रही हैं, उसका प्राइस कितना, दोनों को मल्टीप्लाई करो, वही होगा आपका मार्जिनल। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये मैंने कंसेप्ट समझा के यहाँ पे कुछ एक पॉइंट बताया। आपको इसमें याद रखना कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है,
जब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो मार्जिनल प्रोडक्ट के कि आप मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के, मार्जिनल कॉस्ट मतलब चीज़ें बनाने के लिए जो खर्चा आया वो मार्जिनल प्रोडक्ट की कास्ट के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस कंडीशन तक आप लेबर ऐड कर सकते हो, इसके आगे नहीं जाओगे, आपको घाटा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पे काम करती है, चीज़ें कम कम होती जाएंगी, मार्जिन कम होता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब नो प्रॉफिट नो लॉस, उसके आगे जाओगे तो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और कोई भी नहीं चाहता कि लॉस हो। उसके बाद आपको पॉइंट, ये वाले मैंने पॉइंट एक्सप्लेन करे थोड़े से, ये देख लेना क्योंकि ये सारा कुछ उसी से निकल गया। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन दोनों पॉइंटों से कि बताइए मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन हो मार्जिनल कॉस्ट के या प्राइस के, मार्जिनल कॉस्ट के या प्राइस के, तो क्या होता है? डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्जिनल, आपको याद रखना, मार्जिनल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो मुझे एक्स्ट्रा मिला है, किससे? खर्चे करने से, एक्स्ट्रा इनपुट देने से। तो उस खर्चे से अगर मुझे प्रोडक्ट ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कम मिलेगा तो लॉस हो जाएगा। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट थ्योरी नहीं है। अगर आपने लॉ ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, मेरा प्रोडक्शन लॉ ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने आपको डायग्राम नहीं सिखाया, सॉरी मैंने आपको टेबल नहीं बना के बताया, क्योंकि टेबल से कोई मतलब नहीं है। आपको मैंने इंपॉर्टेंट इसके सारे पॉइंट बता दिए। तो इसमें आपको बस यही इंपॉर्टेंट 2-4 पॉइंट याद रखने हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है कि एक्स्ट्रा चीज़ें इनपुट देने से जो एक्स्ट्रा आउटपुट मिलेगा उसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल थ्योरी ऑफ प्रोडक्टिविटी किस किस अजम्पशन में काम करती है ये मैंने आपको बता दिया। तो आई होप ये आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अभी इस चैप्टर के बाद हम जो बचे हुए चैप्टर वो करेंगे। बाकी आपका सिलेबस ऑलमोस्ट डन है। प्रैक्टिस करिए, ईमानदारी से रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपने जो पढ़ा वो सबसे बेस्ट है, इन चीज़ की हम गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ अभी MCQs प्रैक्टिस करोगे और सब टीचर एक तरीके से आपके MCQ स्टार्ट कर देंगे। प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, और मॉक आपको सेक्शनल मॉक करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देने हैं, प्लस आपको रिवीजन MCQ सारे लगाने हैं। ठीक है, और ये नहीं देखना कि ये ज़्यादा हो रहा है कि 100 MCQs कैसे करने हैं, तो MCQ तो खाली देखने हैं आपको। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।